प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा एक व्यक्ति कंपनी के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी के लाभ का अध्ययन कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे एक व्यक्ति कंपनी की सीमा है, लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी। सबसे पहले लाभ दे रखा है एक व्यक्ति कंपनी के लाभ में कौन दे रखा है, कंपनी निर्माण के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता, वन पर्सन नीडेड टू फॉर्म कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कंपनी के निर्माण के इच्छुक व्यक्ति को किसी से प्रवर्तक को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि एक व्यक्ति ही इस कंपनी की स्थापना करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य प्रकार की कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की कंपनी निर्माण की इच्छुक व्यक्ति किसी भी सह प्रवर्तक को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वेरी सिंपल है, ये इसका एक लाभ है। फिर दूसरी तो लाभ है वो है पृथक अस्तित्व, सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। अब ये पृथक अस्तित्व कंपनी की जो हमने विशेषता पढ़ी थी उसमें वहाँ पे भी ये बिंदु का हमने अध्ययन किया था, पृथक अस्तित्व। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंपनी तथा इसके सदस्यों की संपत्ति तथा दायित्व पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, कंपनी तथा इसके सदस्यों की संपत्तियाँ तथा दायित्व क्या होंगे, एसेट्स और जो लायबिलिटी है वो सेपरेट होंगे। वे एक दूसरे पर वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्य तथा कंपनी एक दूसरे क्या कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से इसका लाभ हुआ। फिर नेक्स्ट है तीसरा जो बिंदु है, पॉइंट है, वो है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है एक व्यक्ति कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार के लाभ प्राप्त है कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु होने पर अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने पर। क्या होगा, अगर कंपनी के सदस्य की क्या हो जाएगा, मृत्यु होने पर अथवा अनुबंध करने के अयोग्य होने पर सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी व्यक्ति स्वतः ही उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है। सदस्य की मृत्यु अथवा अनुबंध करने की अयोग्यता का कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः सदस्य के आने जाने के उपरांत भी कंपनी सदैव चलती रहती है। तो इस प्रकार ये एक तरीके से एक व्यक्ति कंपनी का लाभ हुआ। अब नेक्स्ट है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। एक व्यक्ति कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा अंशुक पर अद्यत राशि तक सीमित होता है। अतः सदस्यों को कंपनी के हानियों के लिए असीमित रूप से लायबिलिटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार ये सीमित दायित्व यहाँ पे ये भी एक तरीके से इसका क्या है, एक तरीके से बेनिफिट है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होगा, अंशों पर अद्यत राशि तक सीमित होता है। और अन्य सदस्यों की कंपनी की हानि होती है तो असीमित रूप से उसको उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। फिर यहाँ पे गोपनीयता, नेक्स्ट है गोपनीयता, सिक्रेंसी। यहाँ पे प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम एक संचालक का होना अनिवार्य है। ठीक है, हमने पहले हमने अध्ययन कर चुके हैं ये कि न्यूनतम एक संचालक होना अनिवार्य है। कंपनी का सदस्य स्वयं ही संचालक हो सकता है। इस प्रकार अगर ऐसा होता है तो कंपनी की कई बातों की गोपनीयता को आसानी से बनाए रखा जा सकता है। सिंपल, अगर एक ही व्यक्ति होगा तो कोई भी जो अन्य जानकारी है अन्य व्यक्तियों को नहीं हो पाती है, जिससे कि गोपनीयता
बनी रहती है। कम संचालक लागत, लो ऑपरेशन कॉस्ट। एक व्यक्ति कंपनी के सदस्यों को बहुत कम संचालन लागत पर निगमीय प्रारूप के संगठन के लाभ उठाने की सहायता करती है। ऐसा इसलिए कि कंपनी के रूप में कंपनी में एक संचालक की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी को वार्षिक साधारण सभा अथवा असाधारण सभा एजीएम तथा ईजीएम की बुलाने की आयोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि कंपनी के संचालक मंडल की सभा में ही नहीं बुलानी पड़ती है यदि कंपनी में केवल एक ही संचालक हो। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी की संचालन लागत बहु व्यक्ति कंपनी की तुलना में, किसके कंपेयर में, बहु व्यक्ति कंपनी की तुलना में बहुत ही कम लागत होती है। तो बहुत कम लागत, ये भी एक तरीके से इसका एक बेनिफिट है, लाभ है। इस प्रकार नेक्स्ट है पेशेवर संचालकों या पदाधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है, सर्विस से जो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स पर्सनल, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी 15 संचालकों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति कंपनी भी 15 संचालक नियुक्त कर सकती है। एक व्यक्ति कंपनी 15 संचालकों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति कंपनी में 15 संचालक नियुक्त कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति कंपनी की एक विशेष संकल्प पारित संचालकों की संख्या बढ़ा भी सकती है। ये हमने पहले अध्ययन कर रखा है। इसके अतिरिक्त कई पेशेवर पदाधिकारी को, जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, की नियुक्ति भी कर सकती है, अपॉइंटमेंट कर सकती है। किनको? जो प्रोफेशनल ऑफिसर होते हैं उनको। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी कई संचालकों है पेशेवर पदाधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठा सकती है। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, लाभ हुआ। फिर नेक्स्ट है आसान वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं, इजी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस। एक व्यक्ति कंपनी कई वित्तीय एवं बैंककारी सेवाओं को एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्मों की तुलना में अधिक शर्तों पर प्राप्त कर सकती है। किंतु ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कंपनी के सदस्यों का साख इतिहास इन मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार आसान वित्तीय एवं बैंककारी सेवाएं, यहाँ पे ये भी एक तरीके से क्या है, कंपनी का एक लाभ है। निजी किसके, कौन सी कंपनी? एक व्यक्ति कंपनी। फिर कम नियमन व्यय यानी लो रेगुलेटरी कॉस्ट। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी को बहु कंपनी की तुलना में रजिस्ट्रार के पास बहुत कम प्रलेख फाइल करने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास कम फाइल करने होते हैं। अतः नियमन औपचारिकता, ठीक है, जो फॉर्मेलिटीज़ है नियमन से संबंधित पूरा करने के लिए हाँ इस कंपनी को अन्य प्रकार की कंपनी की तुलना में बहुत ही कम राशि व्यय करनी पड़ती है। नेक्स्ट है और लास्ट है उद्यमियों की प्रगति यानी ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक व्यक्ति कंपनी के सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है, ठीक है, लायबिलिटीज़ कैसी होती है? सीमित, लिमिटेड। अतः जो उद्यमी बहुत ही कम जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं वे भी कंपनी के माध्यम से बहुत भारी जोखिम वाले कारोबार भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लघु व्यवसाय या शिल्पकार, हैंडलूम क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, उत्पादन, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, संग्रहण, परिवहन क्रियाओं का पूर्णतः आंशिक रूप से या आंशिक रूप से स्वयं ही करने को प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार संगठन का ये प्रारूप उद्यमियों के विकास एवं उन्नति में योगदान दे सकेगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी में उद्यमियों की प्रगति, ये भी एक तरीके से इसका क्या है, एक लाभ है, बेनिफिट है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इस प्रकार ये 1 से लेकर 10 यहाँ पे कंपनी के लाभ। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति कंपनी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी, क्या सीमाएं हो सकती है। तो यहाँ पे सीमाओं में सबसे पहले दे रखा है कई औपचारिकताएँ
मैनी फॉर्मेलिटीज़। एक व्यक्ति कंपनी बनाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है वो अनेक प्रकार के तैयार करने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, जो प्रोसेस है के दौरान, कई वैधानिक औपचारिकता, लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी पालन करना पड़ता है। तो यह इसका बैकड्रॉ है। इसके अंतर्गत कई औपचारिकताएँ है उससे गुजरना पड़ता है कब एक व्यक्ति कंपनी बनाते समय। तो ये किस प्रकार का इसका एक लिमिटेशन या इसका एक कह सकते हैं हम इसकी सीमाएं है। फिर नेक्स्ट है निर्माण में भारी लागत, हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण भी एकाकी स्वामित्व या साझेदारी फर्म की तुलना में भारी लागत वाला कार्य है। इसका समामेलन की औपचारिकताओं का पालन करने में प्रवर्तन को बहुत बड़ी राशि खर्च करने पड़ते हैं, जैसे पंजीयन शुल्क, कंपनी के निर्माण से प्राप्त पेशेवर सेवाओं का शुल्क, कंपनी के समामेलन के लिए फाइल किए जाने वाले प्रलेखों की तैयारी करने हैं, उन्हें फाइल करने का खर्च इत्यादि। तो इस प्रकार एकाकी स्वामित्व या साझेदारी फर्म को प्रारंभ करने पर कोई विशेष राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि ओपीसी के निर्माण में भारी लागत आती है। इस प्रकार नेक्स्ट है प्रबंधकीय संचालन की अधिक लागत, हाई मैनेजरियल ऑपरेशन कॉस्ट। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी को एक संचालक के अतिरिक्त भी कुछ प्रबंधकीय पदाधिकारी की यथा जैसे प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, CEO, कंपनी सचिव आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। ऐसे में एक व्यक्ति कंपनी को उनके पारिश्रमिक के रूप में तथा उनके कार्यालय के संचालन पर बहुत बड़ी राशि का भुगतान पेमेंट करना पड़ता है। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी को एकाकी स्वामित्व या साझेदारी फर्म की तुलना में बहुत अधिक प्रबंधकीय या संचालन लागत पर का भार उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रबंधकीय संचालन की अधिक लागत, ये भी एक तरीके से इसकी क्या है लिमिटेशंस है। फिर नेक्स्ट है ऊंची दरों से कराधान, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। एक व्यक्ति कंपनी की आय पर निगमीय कर की दर से वसूला जाता है। ठीक है। वो जो कि कितने परसेंट है, 30%। कभी कभी एक व्यक्ति कंपनी पर न्यूनतम वैकल्पिक कर MET के प्रावधान भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति कंपनी को लाभांश वितरण की राशि पर लाभांश वितरण कर भी देना पड़ता है। एक व्यक्ति कंपनी द्वारा देकर एकाकी व्यापार तथा साझेदारी की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस तरह उच्च दर से कराधान, ये भी एक तरीके से इसका क्या कह सकते हैं हम लिमिटेशंस है। एक व्यक्ति की सीमाएं है कर, उच्च दर से कराधान। फिर नेक्स्ट है सीमित वित्तीय साधन, लिमिटेड फाइनेंशियल सोर्स। एक व्यक्ति कंपनी बहुत सीमित वित्तीय साधन कलेक्ट करने की क्षमता रखती है। इसकी कंपनी का सदस्य अधिकतम 50 लाख रुपए की राशि का इसकी अंश पूंजी में निवेश कर सकता है। मैक्सिमम कितना, 50 लाख रुपए की राशि का इसकी अंश पूंजी में निवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की उधार लेने की क्षमता भी सीमित होती है, क्योंकि इन कंपनी का सदस्यों की संख्या की साख क्षमता भी प्राय सीमित ही होती है। तो इस प्रकार ये भी इसका एक तरीके से सीमा है, सीमित वित्तीय साधन। अब नेक्स्ट और लास्ट है सीमित कार्य क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। एक व्यक्ति कंपनी पर गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रिया करने पर प्रतिबंध है, निषेध है। ऐसी कंपनी प्रतिभूतियों में निवेश भी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी प्रतिभूतियों में निवेश भी नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती। इसके सीमित वित्तीय साधनों के कारण ये बैंकिंग व्यवसाय तो कर ही नहीं सकती, किंतु अन्य व्यावसायिक क्रियाओं का क्षेत्र भी सीमित ही रहता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी के लाभ बेनिफिट्स ऑफ
वन पर्सन कंपनी, 1 से लेकर 10, फिर एक व्यक्ति कंपनी की सीमा है, लिमिटेशंस ऑफ ऑफिस। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नया चैप्टर के साथ हम देखेंगे। थैंक यू।